अब छोटा कहो बड़ा कहो, सब बढ़िया है कि नहीं? ये पंडित कह रहे हैं ऑडियो वीडियो क्लियर है, सौरभ लोधी जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, इंद्र प्रकाश कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, जगत पंडित कह रहे हैं राधे राधे, सुजीत कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, एस एन तिवारी जी कह रहे हैं राधे राधे, अभिषेक राहुल अनुज राजपूत सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सब अच्छा है कल की क्लास में? हम्म? चलो आज शुरू करते हैं। सोनिया राठौर अपना नाम लिख रही हैं, आशीष कह रहे हैं गुरुग्राम से जय भीम भाई जय भीम, रुचि कुमारी कह रही है राधे 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 राधे, दीपक कुमार कह रहे हैं राधे राधे। क्या भाई अब सारा आज की जो जितने भी पाप है सारे आज नष्ट करा दोगे सुबह सुबह ही? सब पुण्य वाला जो है जो कोला में लगा बढ़ जाएगा, इतनी बार राधे राधे बुलवा दिया तुमने, आज हम पाप विमुक्त हो चुके हैं अब। अब देखो हम कल क्लास में फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, मैं कम करता हूँ कल की जो क्लास यार, ये पीडीएफ भी भेजनी है, कल भेजनी भूल गया मैं, तो 8 से होती है ना क्लास, इसी को मैं कल हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, घर्षण, कुछ बातें आपको बताई थी बड़े बड़े फ्रिक्शन की। अब लास्ट में जब हम चल रहे थे, हाँ, तो इसमें क्या आया था कि एक क्वेश्चन हम कर रहे थे विराम का कोण, एंगल ऑफ रिपोज, बड़ी प्यारी डेफिनेशन इसकी कि वो एंगल जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर देगी उसे हम कहेंगे विराम का कोण, ठीक है? भक्ति में माहौल है, वीरो सचान कर रहे हैं। अब वह न्यूनतम कोण जिस पर कोई वस्तु नत समतल पर फिसलना शुरू कर दे विराम का कोण कहलाता है। और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि विराम का कोण अल्फा निकालने के लिए या घर्षण गुणांक म्यू निकालने के लिए एक रिलेशन हमारे पास में है, म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर हमने कल एक क्वेश्चन में आपको कराया जाते हुए अगर एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री का है तो म्यू की वैल्यू बताइए क्या होगी, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसी में ही एक दो चीजें देखना, एक इंक्लाइंड सरफेस से क्वेश्चन आपको दिखेगा, देखो ये मान लो कि इंक्लाइंड सरफेस है, नत समतल थीटा एंगल पर झुका हुआ और यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, इस इंक्लाइंड प्लेन की जो लंबाई है ना, ये लंबाई है एल। तो क्वेश्चन आया पेपर में, इस इंक्लाइंड प्लेन की जो हाइट है वो h है और लंबाई जो है वो l है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कोई वस्तु एक नत समतल के शिखर पर रखी है, टॉप पर, तो उस वस्तु को शिखर पर रखी है, उसने फिसलना शुरू किया, अभी मान लो कि घर्षण रही, तो कोई घर्षण नहीं है इस पर, फिसलना शुरू किया और ये नीचे आ गई, तो उसे नीचे आने में कितना समय लगेगा? किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, किसी नत समतल पर अगर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे तो उसे नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये बात आपसे पूछेगा, ठीक है? अब इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अब ट्राई करना। एक ऑप्शन है अंडर रूट 2h/g, एक है साइन थीटा अंडर रूट 2h/g, एक है टेन थीटा अंडर रूट 2h/g, एक है 1/sin थीटा अंडर रूट 2h/g। तो हमारे पास में 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन दोबारा सुनना, इस ऑब्जेक्ट को ये एल लंबाई फिसलने में इंक्लाइंड सरफेस पर कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन आपने किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी देखा होगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देखो कि ये बेटा वस्तु फिसलना शुरू करेगी तो स्टार्ट कहाँ से करेगी? आपको स्टार्ट करेगी वो जीरो वेलोसिटी से, भाई शुरुआत का वेग इसका जीरो, आपने इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया, अभी फिसलना शुरू कर रही है। अच्छा, कितनी दूरी तक करेगी, चल के कितनी दूरी तक करेगी? आप कहेंगे सर एल के बराबर, कितना टाइम लगेगा हमें बताना है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ध्यान समझना। देखो अगर कोई वस्तु बेटा सीधे नीचे गिर रही हो तो मैंने बताया कि उसका एक्सेलरेशन होता है जी, और सीधे ऊपर फेंक दो तो एक्सेलरेशन होता है माइनस जी। ये तो सबको पता है कि नीचे आ रही वस्तु का त्वरण जी है, ऊपर जा रही का माइनस जी है। लेकिन बेटा वस्तु सीधे नीचे नहीं गिर रही, यहाँ इंक्लाइंड सरफेस से फिसल के आ रही है, तो अगर कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस से फिसल कर आए तो बेटा उसका एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। अगर आपको अगर हम प्रूव भी कर देंगे, यहाँ देखो तो हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये आप एक चीज देखना, अगर फ्रिक्शन तो नहीं है, क्योंकि मैंने भी सरफेस लेना, फ्रिक्शन नहीं है, ठीक नहीं है। जब कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस पे फिसलती है तो मैंने कहा था कि किस फोर्स की वजह से फिसलती है, mg sin थीटा की वजह से। mg sin थीटा नहीं है, ये जो उसका वेट है mg, उसका कंपोनेंट इधर बना था mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर थी, एक कंपोनेंट इधर mg sin थीटा। जब कोई वस्तु फिसलती है तो सर फोर्स लगता है mg sin थीटा। आपको पता है कि F इक्वल टू होता है ma, फोर्स कितना लग रहा है mg sin थीटा, mg sin थीटा किसके बराबर हो गया ma के, a से a कट गया, सॉरी m से m कट गया, तो a की वैल्यू आ गई g sin थीटा। यानी कि जब कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस पर फिसलेगी आप सीधे याद रख सकते हैं कि उसका जो त्वरण है वो g sin थीटा होगा, ना कि g। सीधे नीचे गिरती है तो नीचे समय एक्सेलरेशन g है, फिसल रही है तो g sin थीटा है, बस अब तो कुछ नहीं है। ऐसे है आपके पास में t भी है तो सेकंड इक्वेशन लगा दो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो l लंबाई चल रहा है, शुरुआत की वेलोसिटी 0 है, नत समतल पर इंक्लाइंड सरफेस पर एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, टाइम निकालना हमें, हो जाएगा 2l बाई g sin थीटा इक्वल टू t स्क्वायर। अगर मैं ऐसे t निकालूंगा तो t आएगा अंडर रूट 2l बाई g sin थीटा। लेकिन आप ध्यान देखो हर ऑप्शन में h लिखा हुआ है, h यानी मुझे h निकालना है, बेटा थीटा है, मुझे लंब दे रखा, कर्ण दे रखा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो sin थीटा लगा दो। sin थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ सर मैं l निकालूंगा तो l आ जाएगा h अपॉन sin थीटा के बराबर। तो मैं काम करता हूँ, इस l की जगह पे h अपॉन sin थीटा पुट कर दो, तो h अपॉन sin थीटा पुट कर दिया, और g sin थीटा तो पहले से चल रहा है, ये g sin थीटा जो पहले से चल रहा है, तो 2 sin थीटा में से sin थीटा बाहर आ गया तो बनेगा 1 अपॉन sin थीटा अंडर रूट 2h/g। तो टाइम कितना जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा हमारा 1 अपॉन sin थीटा अंडर रूट 2h/g। दोबारा समझना, इस क्वेश्चन में केवल एक ही पेज है छोटा सा, आपको पता है कोई वस्तु दूरी चलेगी, एल दूरी चल रही है, शुरुआत की उसने जीरो की वेलोसिटी से, एल दूरी तय करिए कितना समय लगेगा? अगर वस्तु सीधे नीचे गिर रही होती तो आप 1 सेकंड में कर देते, जब कहते हैं कोई वस्तु नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन होता है जी के बराबर, बस यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस है तो जी sin थीटा पुट करना और कुछ नहीं था। देखो कितनी दूरी उसने फिसली एल, शुरुआत की वेलोसिटी 0 था, 0 आ गया 1/2, बस मैंने एक जगह जी sin थीटा लिखा, इंक्लाइंड सरफेस नत समतल की वजह से t स्क्वायर है, तो मैं t स्क्वायर निकाला मैंने तो आ गया 2 की मल्टीप्लाई 2l, ये जी sin थीटा आ गया नीचे, जैसे रूट लिया तो टाइम आ गया अंडर रूट 2l बाई जी sin थीटा। बस मैं सारे ऑप्शन में h का यूज रखा है, जैसे मैंने l निकाला तो आया h अपॉन sin थीटा, मैंने l की जगह ये पुट कर दिया h अपॉन sin थीटा, ये जी sin थीटा पहले से चल रहा है, 2 sin थीटा में से sin थीटा बाहर आ गया, अंडर बचेगा 2 अंडर रूट 2h/g। फिर आप लोग मेरे पास क्वेश्चन भेजते हो तो ये भी देख लेना, ये आया क्वेश्चन है पेपर का, प्रीवियस ईयर में कुछ बच्चों ने हो सकता है देखा भी हो कि कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस पर फिसलेगी तो पेपर में केवल इतना सा पार्ट भी पूछ सकता है कि जब कोई वस्तु नत समतल पर फिसलकर नीचे गिर रही है तो उसका त्वरण कितना होता है, जी sin थीटा, बाकी ऑप्शन लिख देगा जी, है ना, माइनस जी या कुछ भी लिख देगा, a cos थीटा लिख देगा, है ना। तो जी sin थीटा जब कोई वस्तु फिसल रही है उसका एक्सेलरेशन जी नहीं है, जी sin थीटा है, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है जिस पर फिसलने में कितना समय लगा उसे 1 अपॉन sin थीटा अंडर रूट 2h/g के बराबर। तो इंक्लाइंड सरफेस से जुड़ी हुई चीज आई थी, देखना इसकी स्क्रीनशॉट लेना, किसी को लेना इसका, ठीक है? अच्छा, अब वापस आते हैं यहाँ पे, तो एंगल ऑफ रिपोज,
हमने कहा कि एंगल बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, एक एंगल ऐसा आएगा जिस पर कोई वस्तु फिसलना शुरू कर दे तो वो न्यूनतम कोण जिससे ऊपर कोई वस्तु न समतल पर फिसलना शुरू कर दे, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जिससे ऊपर क्या समझो कि वो न्यूनतम कोण है जिस पर जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसकी टेंडेंसी ऊपर स्लाइड करने की, उसे हम कहते हैं विराम का कोण, है ना। अब एक चीज लिखेंगे हम, घर्षण कोण लिखेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण, एकदम थीटा से। देखो इसका थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब टाइप से किया, थोड़ा देखना। ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कहाँ पे काम करता है, नीचे की तरफ mg, अगर एक खुदी सरफेस और ऑफ सरफेस हो, है ना, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो हमेशा लगती है ऊपर लगेगी r। अगर मैं इसे फोर्स लगा दूं इधर की तरफ, आगे की तरफ, अगर ये वस्तु आगे की तरफ इसकी टेंडेंसी है फिसलने की, और एक खुदी सरफेस हो तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, टेंडेंसी जिधर को फिसलने की होगी ना, अगर आगे फिसलना चाहिए तो पीछे लगेगा फ्रिक्शन। तो ये डायग्राम हमें यहाँ तक का पता है, अगर कोई वस्तु आगे की तरफ उसकी टेंडेंसी है स्लाइड करने की तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ को लगेगा, ठीक। अब बेटा हमारे पास में ये जो फ्रिक्शन है F और जो नॉर्मल रिएक्शन है R, अगर मैं इसका ये रिजल्टेंट निकालूं, परिणामी, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, है ना, तो एक फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लग रहा है, इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो कहीं बीच में आएगा, उसमें T से लिख रहा हूं, ठीक है। इनका जो परिणामी है, इनका जो रिजल्टेंट है कहीं बीच में आएगा। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल, और जो लंबवत बल है, नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, इनका जो परिणामी आया, वो इस नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं घर्षण कोण। इसका डायग्राम बनाएगा, डायग्राम से पेपर में आ जाएगा कि घर्षण कोण क्या है, कि घर्षण कोण क्या है, कि घर्षण बल और लंबवत बल जो नॉर्मल रिएक्शन है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो परिणामी है, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है इसे हम कहते हैं घर्षण कोण। इसकी मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं इन इंग्लिश दोनों में, पहले डायग्राम जो बना लेना, पहले इंग्लिश लिखता हूं, लिखेंगे लंबवत प्रतिक्रिया बल, ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल r, और घर्षण बल, और घर्षण बल F का परिणामी, F का परिणामी, का परिणामी, का परिणामी, ब्रैकेट में T लिख सकते हैं, का परिणामी लंबवत प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल F का परिणामी T, T लंबवत प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाता है, लंबवत प्रतिक्रिया बल R से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण, उसे घर्षण कोण कहते हैं। ठीक है, इनसे लिख रहा हूं भी, पहले इंडिया लेवल डेफिनेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मान करो वीडियो लाइव का सिलेबस डिफरेंट होगा क्या, एक काम करो, कोई एक लाइव क्लास से 2-3 वीडियो देख लो किसी टॉपिक की, फिर वीडियो की देख लो, खुद से कंपेयर कर लो भाई, है ना, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, थोड़ा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे इसमें द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स and friction force and frictional force with the normal reaction force is called angle of friction। इसको ध्यान देना, हिंदी में तो फिर भी डेफिनेशन समझ आ जाती है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, द एंगल मेड बाय, किसके एंगल बनाया गया, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, तो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मैं बोला कि लंबवत प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल F का परिणामी जो है T, लंबवत प्रतिक्रिया बल R और घर्षण बल R का जो परिणामी है T, तो लंबवत प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इंग्लिश में लिखा, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स विद द नॉर्मल रिएक्शन, ये डायग्राम देखकर समझ आएगा, विद द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बड़ी अजीब सी है डेफिनेशन, लेकिन अगर डायग्राम देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो घर्षण कोण थीटा किसके बीच में एंगल है, आपको सर ये एंगल है एक तो T और R के बीच में, तो थीटा जो एंगल होता है ये T और R के बीच में है, R तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये T क्या है, ये T है रिजल्टेंट किसका, नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शनल फोर्स का, तो नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का जो रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाएगा वो घर्षण का कोण कहलाता है। और यहाँ से रिलेशन क्या है, थीटा निकालना हो, जैसे कल मैं रिलेशन पढ़ा था, एग्जैक्ट रिलेशन यहाँ पर भी है, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यानी पेपर में आपको घर्षण कोण देकर, थीटा देकर घर्षण गुणांक पूछ सकता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जैसे कि उसने एंगल ऑफ रिपोज देकर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा था, यानी म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, चाहे अल्फा दे, एंगल ऑफ रिपोज दे, विराम का कोण, चाहे घर्षण कोण दे थीटा, रिलेशन ये है म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा, यहाँ से मुझे और भी चल रही है, अच्छा पहले लिख देता हूं मैं, थीटा और म्यू क्या है, थीटा तो आपको पता है घर्षण कोण है लिखा है ऊपर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण, और म्यू क्या है, घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण कोण थीटा है और म्यू है घर्षण गुणांक म्यू, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और भी समझ सकते हैं कि अभी हमने ऐसे एक सेम रिलेशन आपको बताया था, जैसे यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, और हमने पढ़ा म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अल्फा और थीटा विराम का कोण और घर्षण कोण बराबर होते हैं, विराम का कोण और घर्षण कोण बराबर वैल्यू है, ठीक है। एक बार हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे घर्षण को दोबारा देखते हैं, कल की क्लास से स्टार्ट करते हैं जीरो से, एक एक चीज को हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कल हमने आपको फ्रिक्शन पढ़ाना शुरू किया, हमने कहा कि फ्रिक्शन एक प्रकार का बल है
घर्षण के बल है, फ्रिक्शन इज फोर्स। ये क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का क्या मतलब है, कल मैंने आपको बताया था। रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े वाले पत्थर को, बड़े पे आपने छोटा पत्थर दिया, बड़े पत्थर को आप आगे खिसकाओगे, भाई आगे खिसकना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करने का मतलब ये है कि अगर इस पत्थर की टेंडेंसी आगे जाने की है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। लेकिन जब इस बड़े पत्थर को आप आगे की तरफ सरकाओगे तो छोटे वाला पीछे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। अगर आप आगे जा रहे हो तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, आप पीछे गिरना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो सापेक्ष गति का विरोध करता है। फिर मैंने आपको बताया था घर्षण जो है एक प्रकार का संपर्क बल है। घर्षण केवल तभी पिक्चर में आएगा जब दो वस्तुएं संपर्क में होंगी, कांटेक्ट में होंगी। फिर मैंने बताया था कि जो चार मूलभूत बल हैं, फंडामेंटल फोर्स है, उनमें से फ्रिक्शन जो है वैद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसे हमने बताया था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में घर्षण एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। ये तीन चार बातें हमने डिस्कस की। फिर मैंने बताया था कि घर्षण जो है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बाहर से वस्तु का एरिया कितना बड़ा है, वस्तु छोटी है बड़ी है बाहर से इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वस्तु सतह के संपर्क में आएगी तो कितना एरिया टच कर रहा है, तो जो एक्चुअल में जो एरिया कांटेक्ट में उस पर डिपेंड करता है। फिर मैंने आपको बताया कि वस्तु की स्पीड कम हो जाए ज्यादा, जो वस्तु पर चल रही है मोशन में है, तो घर्षण का मान वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता। जैसे हमने डिस्कस किया क्लास में कि फ्रिक्शन डिपेंड करता है किस पे है, एक वस्तु है अगर इसमें फोर्स लगाऊं F आगे तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन जो है ये समानुपाती होता है नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये इंपॉर्टेंट है कि घर्षण किस पर निर्भर करता है, लंबवत प्रतिक्रिया बल पर। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। उस हमने कहा था घर्षण गुणांक जो सतह के ऊपर डिपेंड करता है, खुद सतह के लिए ज्यादा, चिकनी के लिए कम। तो घर्षण का मान जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg के बराबर होती है, प्लेन सरफेस हो, प्लेन सरफेस के लिए r की जगह mg पुट कर सकते हैं। लेकिन ये इंक्लाइंड सरफेस हो तो जो r की वैल्यू है वो mg cos थीटा के बराबर हो जाती है, तो बन जाता है म्यू mg cos थीटा। उसके अलावा हमने क्या बताया, एंगल ऑफ अपोज क्या है, कोई वस्तु आपने रखी किसी इंक्लाइंड सरफेस पे, जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे तो एक एंगल के ऊपर वस्तु फिसलना शुरू कर देगी, उस समय का विराम का कोण जैसे रिलेशन है म्यू इक्वल टू tan अल्फा। फिर हमने क्या किया, आज की क्लास में देखा कि कोई वस्तु इंक्लाइंड सरफेस पे फिसलती है तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा होता है, न्यूमेरिकल किया। फिर हमें कहा बहुत ही अजीब सी डेफिनेशन पे घर्षण कोण कि घर्षण कोण क्या है, t और r के बीच का कोण है, यानी कि जो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन का, फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हमने कहा एंगल फ्रिक्शन। और इसका फार्मूला भी वही है जो कल पढ़ा था हमने, म्यू tan थीटा। तो रिपोज दे रखा हो विराम का कोण तो भी फार्मूला ये म्यू tan अल्फा, घर्षण कोण दे रखा तो भी ये म्यू tan थीटा। तो थीटा और अल्फा यानी कि विराम का कोण अल्फा और घर्षण कोण ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, जब हमने स्पीड से अभी 2 मिनट में रिवीजन किया है तो मेरे बोलते बोलते अगर सारी चीज आपकी आंखों के सामने से तैर रही थी, यानी कि आपका टॉपिक यहाँ तक का पढ़ना सफल है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, बस शर्त यह है कि आपने कल की क्लास ली हो, यानी कि आज की क्लास में आए वो भी बीच में आ गए, फिर कोशिश कर रहे हैं समझने की, तो फिर वो तो भाई बदतमीजी की कैटेगरी में आएगा ना। तो बच्चे पता नहीं कैसे कैसे 8 बजे क्लास में, कोई 8 बजे आके, कोई 8:25 पे आके गुड मॉर्निंग जय हिंद जय भारत, तो लिखते हो भाई तुम लोग ये काम 8 बजे के, 8 बजे के बाद बीच में आके कोई मत लिखा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टाइम से क्लास में आते नहीं हो, टीचर को इरिटेट और करते हो, टीचर को लगता है तो क्या सीरियसनेस है बच्चों में, 8:25 आके बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो अब हम लिखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के प्रकार। ठीक है, एक सेकंड रुकना। अच्छा हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। एक लिखेंगे हम, एक लिखेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक। एक लिखेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसी का एक प्रकार है, जो स्लाइड कर रही हो, फिसल रही हो। ठीक है, हिंदी में कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को गति का घर्षण, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं हिंदी में सर्पी घर्षण। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जब कोई वस्तु रोल करेगी, रोलिंग फ्रिक्शन, इसमें कहते हैं लोटने का घर्षण। बहुत दिन तक मुझे ऐसा लगता था कि लोटने को सर्पी एक ही चीज है, वैसे ध्यान रखना, रोलिंग फ्रिक्शन को हिंदी में कहते हैं लोटने का घर्षण। थोड़ा हिंदी खतरनाक होती है साइंस की, तो जो प्योर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें तो खैर दिक्कत नहीं आती। हाँ अब देखना, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा भाई, फ्रिक्शन कहाँ होगा, कहाँ लिख दिया, फ्रिक्शन लिख दिया क्या, फ्रिक्शन तो हमने कहीं नहीं लिखा है, फ्रिक्शन तो कहीं लिखा नहीं हमने, कौन है दो अंदर ये। अब देखो, अब हम तीन प्रकार के घर्षण क्लास में डिस्कस करेंगे, स्टैटिक घर्षण, स्थैतिक। ये वो फ्रिक्शन है ये उस वस्तु पर कार्य करता है जो वस्तु स्टैटिक हो, रुकी हुई हो, तो रुकी हुई वस्तु पर जो फ्रिक्शन काम करता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। इसकी बात करेंगे डिटेल में, बहुत बढ़िया से डिटेल में समझेंगे, बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, अल्फा थीटा रिलेशन क्या दोनों बराबर होता है, उसमें क्या एक्सप्लेन करूं। अच्छा, गति घर्षण वो घर्षण है जब कोई वस्तु गति कर रही होगी, या कोई वस्तु स्लाइड कर रही है, फिसल रही है या भाग रही है, तो चल रही वस्तु के ऊपर जो फ्रिक्शन काम करता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन, रुकी वस्तु पर फ्रिक्शन काम करता है वो स्टैटिक। स्टैटिक मतलब रुके होना, स्थिर। तो इस वस्तु स्टैटिक रुकी है तो स्टैटिक घर्षण काम करेगा, मोशन में तो काइनेटिक, जब वस्तु रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन। और आपको पता है कि सबसे मिनिमम जो होता है वो यही होता है, जब कोई वस्तु रोल करती है रोलिंग फ्रिक्शन काम करेगा, सबसे कम कॉन्टैक्ट एरिया जो होगा संपर्क में इसी केस में होगा, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम लगता है। इसलिए आप देखो, मान लो कि बहुत बड़ा एक ब्लॉक है 500 किलो का, उसे आपको यहाँ से लेकर 2 किलोमीटर दूर लेके जाना है, आप उसे खिसका के लेके जाओगे ना, दम निकल जाएगा, और घर्षण की वजह से ब्लॉक रहेगा जमीन पर, तो बहुत गर्मी पैदा होगी, घिसेगा भी। लेकिन उसी ब्लॉक में क्या करो, एक स्टैंड बनाओ नीचे, जैसे कूलर का स्टैंड नहीं होता, कूलर के स्टैंड में नीचे गोल गोल पहिए लगे होते हैं, उस ब्लॉक पर स्टैंड पे नीचे पहिए रोल करेंगे, आप हल्का धक्का मारोगे, बड़े आराम से पहुंच जाएगा। सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसे आप ऐसे खिसका के लेके चलो ऐसे, है ना, तो बहुत दम लगेगा। उसी सिलेंडर को लेटा दो, हल्की से लात मारो, ऐसे लात मारते चलो, अपना उड़ते हो जाएगा, वही उतना ही वजन है उसमें। जब कोई वस्तु रोल करती है तो कम फ्रिक्शन काम करता है, इसलिए ठेला हो, साइकिल हो, है ना, ये गाड़ियां हो, सब में क्या होता है कि वो व्हील लगे होते हैं पहिए, ताकि रोल करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो सबसे कम फ्रिक्शन काम करता है। अब सारा खेल है इन दोनों का, स्टैटिक और काइनेटिक का, बहुत ध्यान से समझना है। इन्हें समझाने के लिए पहले मैं आपको एक स्टोरी से बताऊंगा, तो उसी बात को हम जो है ग्राफ पे समझेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो पहले जो स्टोरी में बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना, इसे अगर नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो फिर ग्राफ समझ में नहीं आएगा। देखो, मान लो कि मेरे घर में एक 1000 किलो की अलमीरा अलमारी है, 1000 किलो की। मान लो कि दादा लाई है, बड़ी पुराने जमाने की, हमारे जो परदादा थे, हमारे पिताजी बताते हैं ऐसे नहीं कि फेंकने के लिए कि भाई वो, और भी कई, तो
उनके घर में उन्होंने उस समय भी जयपुर से बुलाकर अपनी अलग टाइप की कुछ बना रखी थी बैठक बैठक, तो उसमें ऐसी बहुत भारी भारी चीजें थी। मतलब उसमें पतीले भी ऐसे बताते हैं, अगर लाइन लगी हुई है तो पीतल की तो एक लाइन ही लगी हुई है पतीलों की, भारी भारी सामान, अलमीरा बड़ी भारी भारी उसमें। अब मान लो कि वो हमें मिल गई, हालांकि वो हमारे दादा के छोटे भाई थे, वो बड़े वाले जो थे हमारे दादा, वो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे, संपन्न थे, उसी टाइम में भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। वो छोटे वाले उतने नहीं थे, तो परदादा ने कहा कि भाई ये संपत्ति इसकी, दोनों भाई में कोई भेद नहीं हुआ। अब देखो आज के टाइम में कोई किसी की आधा बीघा जमीन ले ले तो लोग मारकाट मचा देते हैं। उस जमाने में उन्होंने 100 गज जमीन ली कि मेरा छोटा भाई जो है वो थोड़ा सा स्थिति सही नहीं है उसकी, कि भाई वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। तो आज के जमाने में देख रहे हो किसी से अगर घर में 2 कमरे बने हुए मकान में है और एक की जरा मान लो दीवार खिसक जाए 4 इंच भी, तो दीवार तोड़ देता है आदमी कि मेरा 4 इंच छोटा रह गया। तो अब मान लो कि हमें एक विरासत में एक बहुत भारी अलमारी मिली 1000 किलो की, हमें मजा आ गया, चलो भाई हमें कुछ मिला है कि नहीं। अब हमने सोचा कि इस अलमारी को बहुत जमाने से रखी है और दादा दादा चले गए, अब इस अलमारी को किसका के हम यहाँ पर रखेंगे, है ना, यहाँ पर। अब हमने क्या किया, उस अलमारी में मैंने गया और मैंने कहा कि मैंने न्यूटन का नियम पढ़ा हुआ है। अब न्यूटन साहब ने क्या नियम बताया, F इक्वल टू ma, कि किसी वस्तु पर फोर्स लगाओगे तो वस्तु एक्सेलरेट करेगी, प्रवृत्त गति में आ जाएगी, एक्सेलरेट एक्सेलरेट करेगी। तो फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन पैदा होगा। मैम गए अपना, कि हम तो फिजिक्स वाले मास्टर जी हैं, हमारा काम तो कैसे नहीं होगा। हम गए, जैसे मैंने उस अलमारी पर फोर्स लगाया, 1000 किलो किया वो टच समझ में नहीं हुई। अरे मुझे लगा कि यार ये तो न्यूटन साहब का नियम फेल हो गया, तो मुझे नहीं, न्यूटन का नियम फेल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है साथ में कि F इक्वल टू ma में ये जो F है ना, नेट फोर्स है, नेट फोर्स। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर मैंने फोर्स लगाया अगर अलमारी नहीं खिसकी, इसका मतलब कि नेट फोर्स 0 है, जितना फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं अलमारी पे उतना फोर्स उस डायरेक्शन से भी लगा होगा। तो मैंने देखा चलो अलमारी के पीछे झांक के देखते हैं, वहां पे मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने यार फोर्स तो मैं लगा रहा हूं, अब ये अलमारी नहीं खिसक रही, मान लो मैंने 100 न्यूटन का लगाया, अलमारी नहीं खिसकी, तो 100% 100 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो मेरे दिमाग में अच्छा ये अलमारी तो जमीन पर रखी है, तो जब मैं होकर आ रहा हूं अलमारी पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो जितना फोर्स मैं लगा रहा हूं ठीक उतना ही फ्रिक्शन फोर्स भी काम कर रहा है अलमारी और जमीन के बीच में है। तो अगर मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, अलमारी नहीं खिसकी, तो समझ जाना कि फ्रिक्शन भी 100 न्यूटन है। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, फ्रिक्शन 100 न्यूटन लगा, चलो 150 न्यूटन का बल लगाते हैं, जूस वूस पिया केले वेले खाए, मैंने फोर्स लगाया 150 न्यूटन का, अलमारी अभी भी नहीं खिसकी। नहीं जैसे मैंने फोर्स 150 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन भी 150 न्यूटन हो गया। मैं 2 बंदों को बुला के लेके आया, हमने फोर्स लगाया 500 न्यूटन, अलमारी नहीं खिसकी, यानी फ्रिक्शन भी 500 न्यूटन है। नहीं होता पता क्या है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते हो ना वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती रहती है, इसलिए कोई वस्तु खिसकती नहीं है। अगर बहुत बड़ा पहाड़ हो कहीं पे और 50 आदमी लगते हैं फोर्स लगा रहे हैं, क्यों नहीं खिसक रहा वो, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतनी फ्रिक्शन है। तो अलमारी पे जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना फ्रिक्शन, इसलिए अलमारी खिसक नहीं रही। तो जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब वस्तु रुकी होती है उस पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है ना, वो अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता है। जैसे फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, वस्तु चलेगी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि 50 आदमी लेके आ जाऊं तब अलमारी ना खिसके, जैसे फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो लेकिन फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एक लिमिट तक ही बढ़ा सकता है, उसके ज्यादा आपने फोर्स लगा दिया तो वस्तु चल पड़ेगी। घर में कोई भारी सा बैग है, आपने करा नहीं चल रहा, आपने ज्यादा दम लगा के चल पड़ा, यानी जैसा फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ता है, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट के बाद बढ़ना बंद हो जाएगा, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण, जिसके बाद वो फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ सकती और आपने उससे अधिक बल लगा दिया तो वस्तु चलेगी। तो जब तक वस्तु रुकी हुई है उस पर जो फ्रिक्शन काम करता है उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है। जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, देखा ना स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होता है, जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। फोर्स लगाया 6 न्यूटन का तो फ्रिक्शन भी 6, फोर्स लगाया 12 का तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 12, आप लगा 27 तो भी 27, यानी जो फोर्स वही फ्रिक्शन। लेकिन ये काम कब तक चलेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 90 न्यूटन, तो 90 तक तो ये होगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। लेकिन 90 न्यूटन से आपने फोर्स लगा दिया, अब फ्रिक्शन की वैल्यू 90 से नहीं कर सकता, वस्तु चली जाएगी। जब एक वस्तु चलना शुरू कर दे फिर आपको पता है कि स्पीड कम ज्यादा हो, फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस बात को यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स, जब मैं फोर्स लगाऊंगा बल लगाऊंगा, ये वो है फोर्स लगाने से जो मुझे फ्रिक्शन मिलेगा, घर्षण मिलेगा, वो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं घर्षण। तो मैंने कहा कि जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ेगा, फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, इसमें कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ये अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करता है, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन होगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कब काम करता है, जब वस्तु रुकी वस्तु पर फ्रिक्शन काम करता है, उसमें कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसकी खास बात क्या होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जितना फोर्स होगा वही वैल्यू होगी फ्रिक्शन की, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन जो होता है ये अपनी वैल्यू करता है सेल्फ एडजस्ट, इट सेल्फ एडजस्ट इट्स वैल्यू, ये अपने मान को खुद एडजस्ट करता है, जितना फोर्स होगा वही वैल्यू उसको याद रखना। अभी क्वेश्चन पूछूंगा फिर घबराना मत। ये है आपको क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान कितना होता है, जितना बल लगाओगे, ये अपने मान को स्वयं समायोजित करता है, इट सेल्फ एडजस्ट इट्स वैल्यू, तो अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करेगा ये। लेकिन बेटा जैसे फोर्स वैसे फ्रिक्शन, लेकिन काम एक लिमिट तक होगा। ऐसा नहीं कि आपने फोर्स आप लेके आगे 1 लाख आदमी तभी अलमारी ना हिले, तो एक वैल्यू के बाद में फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा, उसमें कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण। जिस सीमा के बाद फ्रिक्शन ना बढ़े उसे हम कहते हैं सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो एक लिमिट का वैल्यू बढ़ना बंद हो जाएगी, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान, ठीक है। अब एक लिमिट का वैल्यू बढ़नी बंद हो जाएगी, वस्तु चल पड़ेगी, तो जब वस्तु चल पड़ती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी नहीं करती। अब चल रही वस्तु पर लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन गति घर्षण कब काम करता है, जब वस्तु मोशन में हो, ये अपनी वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट नहीं करता, इसके लिए होती है फिक्स, इसके लिए होती है कांस्टेंट। अभी मैं एक एग्जांपल से बात आपको बड़े से क्लियर करूंगा। अभी एक मोटा मोटा आइडिया लो, मैंने क्या कहा, आप घर में पत्थर रखा हुआ है भारी सा, अलमारी रखी है, संदूक रखा हुआ है, आप जो फोर्स लगा रहे हो नहीं खिसक रहा, समझ जाओ। आपने फोर्स लगाया 5 न्यूटन तो फ्रिक्शन 5 न्यूटन है, आपने फोर्स लगाया 8 तो फ्रिक्शन भी 8, आपने फोर्स लगाया 150 फ्रिक्शन भी 150, फोर्स लगाया 300 तो फ्रिक्शन भी 300। जैसे फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, लेकिन फ्रिक्शन एक लिमिट तक बढ़ सकता है। मान लो लिमिट है 400 न्यूटन, तो 400 न्यूटन तक तो क्या होगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। लेकिन 400 के बाद फ्रिक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा। अगर आपने 400 ज्यादा फोर्स लगा दिया तो वस्तु चल पड़ेगी। जब वस्तु चलती है तो उसके ऊपर गति घर्षण काम करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसके लिए होती है कांस्टेंट, उसके लिए वेरी नहीं करती। फ्रिक्शन के लिए वेरी करती है तो रुकी हो, जब तक उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा हो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू को सेल्फ एडजस्ट करती है। अच्छा दूसरी चीज, अब आपको क्वेश्चन बताना है, इस वाले एग्जांपल से सारा गेम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूं कि उसमें मान लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये 390 न्यूटन है, जो सीमांत घर्षण जो है उसका मान है 300 न्यूटन।
यानी फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कहां तक बढ़ा सकता है, 300 न्यूटन, 390 तक, 390 न्यूटन है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 300 न्यूटन हो, अगर मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा 12 न्यूटन का, तो उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? फोर्स लगाऊंगा 81 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? फोर्स लगाऊंगा 212 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? एक कमेंट में लिखना है, फोर्स लगाऊंगा 302 न्यूटन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? फोर्स लगाऊंगा 417 न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब एक ही कमेंट में कोमा लगा लिखेंगे जो भी आपको लगता है। जब फोर्स 12 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन का मान कितना है? 81 न्यूटन है तो फ्रिक्शन का मान कितना है? 212 पे कितना, 302 पे कितना, 417 पे कितना? लिखो ये। कुछ आंसर मेरे पास माइनस हो गए। देखो, आपको समझ आया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर 390 न्यूटन है, यानी फ्रिक्शन जो है 390 न्यूटन तक क्या नाटक चलेगा, 390 न्यूटन तक क्या नाटक चलेगा? जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स की वैल्यू है फ्रिक्शन की वही वैल्यू होती है। फोर्स अगर 12 तो फ्रिक्शन भी 12 होगा। कब तक? 390 तक ही होगा, क्योंकि 390 तक तो अपनी लिमिट तक वही करेगा। तो यानी कि अगर ये 12 तो फ्रिक्शन भी कितना? 12। बस आपको बस ये देखना है कि जितना फोर्स होता है फ्रिक्शन उतना ही होता है। ये 12 न्यूटन पे भी कितना? 12। ये 81 न्यूटन पे भी कितना? 81। ये 212 पे भी कितना? 212। ये 302 पे भी कितना? 302। ये 417, ये 417 नहीं हो सकता। ये केवल कहां तक पहुंच सकता है? 390 तक। तो अभी जब 417 था, अब यहां पे बस 390 लिखना है लास्ट वाले में। यानी कि 390 तक तो ये नाटक चलेगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। यानी कि यहां पर वस्तु नहीं चलेगी, क्योंकि नेट फोर्स 0 है। जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, नेट फोर्स 0, तो वस्तु रुकी रहेगी। यहाँ भी नेट फोर्स 0, वस्तु रुकी रहेगी, नेट फोर्स 0, वस्तु रुकी रहेगी, नेट फोर्स 0, वस्तु रुकी रहेगी। लेकिन यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं है। फ्रिक्शन तो 390 तक अपना मान बढ़ा सकता है, 417 यानी कि 27 न्यूटन हो गया, यानी 27 न्यूटन। यानी कि वस्तु आ जाएगी मोशन में, वस्तु मोशन में गति में आ जाएगी। अरविंद यादव जी का तो बढ़िया सुंदर आंसर हमें देखने को मिल रहा है। आदर्श तिवारी पता नहीं कौन सा भाई मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इनका गणित हमें। 390 का दोस्तों मोशन में आ जाएगी। 390 तक देखो, आपको ये समझना नहीं है आपकी फ्रिक्शन का मान क्या होगा, बस समझो कि जो फोर्स लगा है उतना ही फ्रिक्शन होता है, जो फोर्स वही फ्रिक्शन। लेकिन ये नाटक केवल तब तक चलेगा जब तक कि हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर में है। समझ रहे हो बात को? अरे हाँ कि ना? हो गया? इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है मुझे देखने पड़ेंगे वो कौन से वाले पीडीएफ में है। मुझे लगा था कि शायद आज हो नहीं पाएगा ये, तो मैंने पहले से पीडीएफ जो है सर्च करके रखी नहीं है। कोई नहीं, 2 मिनट लगा के देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो। एक दो मिनट तो है, मुझे देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो बढ़िया है ना। चांस लग तो रहा है शायद मिल जाएगा। हाँ हाँ, कुछ तो मिला है भाई। ठीक है, कौन सी पीडीएफ है? 13 और एक शायद 14 में, 13 14 में, ठीक है। एक अच्छा लिख रहा है रफ भाई। देखो, एक बच्चा प्रशंसा में लिख रहा है कि आप बड़े टीचर नहीं, बढ़िया आदमी भी लगते हो। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको क्वेश्चन दिया, कमेंट पढ़ा था, तो अभी आपको पता चला यूजीसी वाला कुछ चल रहा है, तो हमने उसको लिख दिया कि भाई भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर घर में कोई विवाद हो तो पुरुष को सीधे सीधे अपराधी मान लिया जाता है कि भाई पुरुष ने गलती की होगी, है ना। मान लो कि कुछ भी घर में पति पत्नी में कुछ भी हो जाए, मैंने घर के बाहर कोई विवाद हो तो जनरल कैटेगरी वाले को अपराधी मान लिया जाता है। ऐसा कुछ लिखा। एक लिखा कमेंट, आपको टीचर इसने बना दिया, सॉरी सर, हमें शर्म आ रही है। मतलब भारत में ऐसा है कि जो आपको सुनने का अच्छा लगता है, बंदा चाहता है कि वही लिखे इंसान, जो आपको सुनने बढ़िया लगे। तो ये बड़ी भारत में बड़ी समस्या है भाई। हर एक आदमी को जो उसके मन का है वो हो जाए तो सब बढ़िया है, उसके मन का ना हो तो भाई सब बेकार है। क्या कर सकते हैं, सबको खुश करना संभव नहीं है। एक से एक मूर्ख आता है कई बार को ना, अब उसे क्या ही उसे बहस करें, है ना, फेसबुक पे। तो जैसे क्वेश्चन है ये, पहले ये वाला करो। एक क्वेश्चन करेंगे हम, फ्रिक्शन का देखेंगे। इसमें लिखा है कि यदि किसी सतह के घर्षण का गुणांक, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण का गुणांक √3 है, तो किसी पिंड को उस पर खिसकाने के लिए देन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन टू मेक ए बॉडी ऑन जस्ट टू स्लाइड इट, जस्ट खिसकाने के लिए कह रहा है कि झुकाव का कोण कितना होना चाहिए। देखो, एक बच्चा कह रहा है सर, एक क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का रोटेशन इन अर्थ। क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, पूरा क्वेश्चन लिखो विद ऑप्शन, तो शायद मैं अच्छे से बता पाऊँ। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का रोटेशन इन अर्थ, क्या लिखा यार। देखो बेटा, इसने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक जो है, घर्षण का जो गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो है √3। तो क्या किसी पिंड को उस पर खिसकाने के लिए कितना खिसकाने वाला भी है कि भाई जिस वजह से खिसकना शुरू कर दे वो एंगल ऑफ रिपोज होता है, नहीं आपसे एंगल ऑफ रिपोज विराम का कोण पूछ रहा है, बस समझ में आएगी नहीं कोई, तो वो एंगल जिस वजह से उसको खिसकना शुरू कर दे तो क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज। तो आपको पता मैंने कैलकुलेशन बताया था म्यू इज इक्वल टू tan अल्फा, ये √3 है tan अल्फा, tan के लिए √3 का होती है 60 डिग्री पर, तो 60 बनेगा इसका आंसर है ना। अच्छा एक क्वेश्चन के लिए मैंने खोला था ये करो, देव पांडे, दिवाकर पांडे, अनुज राजपूत, सौरभ यादव, प्रयागराज, जया मौर्य, पुनीत यादव, रितेश कुमार सिंह। सुनीता, विशाल, आदर्श, अनुज, नितेश, दिवाकर कुछ आंसर आ रहे हैं। कह रहा है कि एक ब्लॉक परस्पर स्थिर पड़ा है, ब्लॉक पर स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान, अधिकतम मान का मतलब समझ रहे हो, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहा है वो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है सीमांत घर्षण जो है वो 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन। अगर ब्लॉक पर 8 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल क्या होगा, मैंने आपको कहा कि जितना फोर्स होता है उतना ही होता है फ्रिक्शन का, 8 न्यूटन तो भी 8 न्यूटन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन। कब तक चलेगी चीज, ये चीज चलेगी 10 न्यूटन तक तो ही होगा, अगर ये फोर्स 2 तो ये भी 2, ये 4 तो ये 4, 8 तो ये 8, 9 तो ये 9, ये 10, 10 लेकिन 11 तो फ्रिक्शन पर 10 नहीं बढ़ सकता। एक आध बंदा देखो वो क्या कर दे रहा है, वो 10 न्यूटन बता रहा है, एक आध बंदा ने 28 बता दिया, एक दो तो 2 भी बता रहा है। भाई बताओ अभी तो आपको पूरा क्वेश्चन बताया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन तक क्या होगा, जो फोर्स वही फ्रिक्शन, जो फोर्स वही फ्रिक्शन, तो फोर्स कितना 8, तो ये भी कितना 8, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। ठीक है ना। अंजना, मोहित, अरविंद, अनुपमा, तेज, अनिरन, इंद्र प्रकाश, करो भाई। करेक्ट ब्लॉक घर्षण गुणांक म्यू और कोण थीटा के झुकाव वाले समतल पर स्थिर पड़ा है, ये ब्लॉक इज लाइंग स्टेशनरी ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एंड थीटा। यदि थीटा देर बढ़ाएंगे घर्षण कोण क्या होगा, कल बताया था मैंने कि जब आप थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू घटती है। पढ़ा ना फॉर्मूले से, F इज इक्वल टू म्यू आर की जगह लिखा था इंक्लाइंड प्लेन पे म्यू आर की जगह mg cos थीटा, तो मैं अगर थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा की वैल्यू घटेगी, तो थीटा बढ़ने पर cos थीटा घटेगा, फ्रिक्शन का मान घटेगा। ये कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था हमने, ये कल की क्लास देख लेना ये, ठीक है। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे किस फ्रिक्शन की वैल्यू होती है तो उसका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे कम कौन सा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे छोटा कौन सा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक घर्षण सबसे बड़ा, फिर गतिक और फिर लोटनी घर्षण, ठीक है। आज एक लास्ट लाइन के साथ खत्म करेंगे फ्रिक्शन को। एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिक्शन घर्षण का मान कम करने के लिए, और जो 5 को पेपर किसी का पेपर है आपका 5 तारीख का, एक क्वेश्चन आता है कि घर्षण का मान कम करने के लिए क्या यूज करना चाहिए। आपने देखा होगा आपके मेरा सिलाई मशीन यूज करते हैं घर पे, या आप साइकिल वगैरह चलाते हैं कुछ, तो बढ़िया तुम दुकान पे उसमें कहते हैं कि भाई ये वो तेल डालते हैं, चैन पे तेल लगेंगे, ग्रीस लगाएंगे, या वो सिलाई मशीन में तेल डालेंगे, मशीन का तेल। तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं स्नेहक, यानी कि लुब्रिकेंट्स तेल वगैरह जो है, ये क्या करते हैं, दो पार्ट्स के बीच में तेल डाल दिया तो उनके बीच का रगड़ कम करते हैं, उससे फ्रिक्शन कम पैदा होगा, इनकम पार्ट्स घिसेंगे, तो घर्षण का मान कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। तो लिखेंगे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लुब्रिकेंट्स आर यूज्ड। घर्षण का मान कम करने के लिए, स्नेहकों, स्नेहक लुब्रिकेंट बोलते हैं स्नेहक, स्नेहकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही है भाई, जब मान लो कि वस्तु को मान लो कि मूव कर रही है ना, प्रॉपर चल रही है, स्लाइड फिसल रही हो, फिसलन, वो स्लाइडिंग काइनेटिक फ्रिक्शन का एक रूप है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये खत्म हो गया। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पेंडुलम, ठीक है। तो सेकंड लास्ट टॉपिक मैकेनिक्स का पेंडुलम और फिर यूनिट एंड डायमेंशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय टेक एवरीबॉडी। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।